चलो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसके बाद रिवाइज करो अच्छे से और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैंने आप लोगों को मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोगों ने कोडोमिनेंस पढ़ लिया था और आज हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे। आप यहाँ तक रिवाइज कर सकते हैं। मैंने बेटा आप लोगों को लिंकेज के बारे में क्या बताया था? मैंने कहा था जब दो जीन्स सेम क्रोमोसोम में बहुत पास पास होते हैं तो वो क्या शो करते हैं? लिंकेज, जिसमें पेरेंटल टाइप ज्यादा होता है और नॉन पेरेंटल टाइप कम। मैं ऐसे बोल सकता हूं जब लिंकेज ज्यादा तो पेरेंटल टाइप ज्यादा और नॉन पेरेंटल टाइप कम, सही है। और जितना दूर दूर जीन्स होंगे उतना ही लिंकेज कम शो होगी और जितना पास पास होंगे उतनी लिंकेज ज्यादा शो होगी। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो किया था वो टी.एच. मॉर्गन ने किया था, एक जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था। और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि भाई जो सेल होता है क्रोमोसोम को फॉलो करता है। क्रोमोसोम का मतलब होता है सेल डिवाइड करता है। आपको पता है माइटोसिस होता है, क्या होता है? मियोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है? सेम क्रोमोसोम जाते हैं और मियोसिस में क्या होता है? हैप्लॉइड सेल होता है। मियोसिस में आपको पता है एक और प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, और अगर किसी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा, वेरिएशन आएंगे, ठीक है। ये हम बात आपको जब पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन तो वहां ही बताऊंगा। डार्विन ने क्या कहा था? ये तो कहा था डार्विन ने कहा था कि जब म्यूसिस होता है और जहां म्यूसिस होगा तो वहां क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर होगा तो वहां वेरिएशन आएंगे, सही है। और हमेशा ही आएंगे, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या मिलते हैं? वेरिएशन। अच्छा एक बात और है, अगर आपसे कोई ये कहे कि बताओ कोई लिविंग है, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर कहा जाए कि दो लोगों का किसी का सेम डीएनए हो सकता है तो किसका मान सकते हैं हम लोग? लगभग लगभग सेम जीनोम, बहुत ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल ना हो, मतलब बहुत कम, बहुत सबसे कम। तो मुझे लग रहा है सबसे कम जो डिफरेंस हो सकता है वो हो सकता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। और उसके अलावा मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के चाहे क्यों ना आपके माता पिता हो, कोई भी हो, लेकिन वहां भी कुछ ना कुछ पॉलीमॉर्फिज्म का केस देखने को जरूर मिलेगा। अगर मान लो कोडिंग सीक्वेंस में नहीं है तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस में मिल जाएगा। हम बोल सकते हैं सैटेलाइट डीएनए होता है, वहां पे कंडीशन बहुत दिखती है पॉलीमॉर्फिज्म वाली, ठीक है। और इसीलिए हम लोग, आपको पता होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किसका यूज करते हैं? सैटेलाइट डीएनए का, क्योंकि वो नॉन कोडिंग रीजन होता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो वहां पे अगर पॉलीमॉर्फिज्म हो रही तो उसमें दिक्कत है ना। दूसरा, चलो वो तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग अपना ये वाला टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बता दिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों ने देख लिया। मेंडल की थ्योरी इतनी ज्यादा क्यों वायरल नहीं हो पाई? क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन बहुत इजी नहीं था। टी.एच. मॉर्गन साहब आए, इसके बाद सटन एंड बोवेरी आए, जिन्होंने क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि जब म्यूसिस होता है और माइटोसिस होता है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये भी देखा कि फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे, किसने? टी.एच. मॉर्गन ने। और टी.एच. मॉर्गन साहब ने क्या देखा कि यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है 9:3:1, ये डेविएट भी हो सकता है अगर कहीं पे लिंकेज या फिर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो। लिंकेज का कॉन्सेप्ट
मेंडल क्यों नहीं समझा पाए थे? क्योंकि मेंडल ने क्रोमोसोमल थ्योरी को नहीं पढ़ा था। और मुझे लगता है कि अगर मेंडल क्रोमोसोमल थ्योरी को पढ़ लेते उस टाइम तक, अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ जाता और क्रोमोसोम को देख सकते थे, तो मुझे लग रहा है कि मेंडल जेनेटिक्स में और भी कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते थे। सोचो, उनने जब कुछ नहीं था तो इतना कर दिया, और जब कुछ होता तो क्या करते वो फिर, अगर वो देख पाते सेल कैसे किस पैटर्न को फॉलो करती है ये सब। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि हम लिंकेज और कॉम्बिनेशन समझ गए, रिकॉम्बिनेशन समझ गए। अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस के बारे में समझाऊंगा, ये क्या होते हैं, डिजीज जो होती है वो किस ट्रेट को फॉलो करती हैं। यहाँ तक आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए, इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल्स यानी कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस पैटर्न में इनहेरिटेंस होता है वो तो आप समझ गए। जैसे हमने मोनोहैबिटॉस में देखा था कि अगर मान लिया हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो वहां पे एक कोई सा एलील क्या करेगा, डोमिनेंस शो करेगा। हमने देखा था कि F1 जनरेशन में भी क्या मिल रहा था, सारे टॉल मिले थे, यानी कि द्वार वाला कैरेक्टर दिखा भी नहीं था। इसका मतलब ये है अगर कोई भी दो पेरेंट्स लंबे और बौने हैं तो उनके बच्चे सारे लंबे भी हो सकते हैं और सारे बौने भी हो सकते हैं, क्योंकि एक उसमें क्या रहता है, जो दिखता है वो क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो छिपता है वो कौन सा होता है, रिसेसिव। लेकिन जब सेल्फिंग होती है तो एक दोनों पेरेंट्स के पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो कंडीशन फिर तीन, मतलब जीनोटाइप देखें तो तीन टाइप के आ सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि हमें जो डॉर्फ वाला कैरेक्टर था वो कहाँ मिला था, F2 में। ऐसे अगर हमने डाइहैबिटॉस की बात करें, और हालांकि मोनोहैबिटॉस देने के बाद मेंडल ने कुछ लॉ भी दिए थे, जैसे उन्होंने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बताया था ना स्वतंत्र। उसके बाद उन्होंने इसके एक्सेप्शन भी मिले नहीं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन तो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है कि जो एलिन है वो ना तो पूरी तरीके से डोमिनेंट है ना ही रिसेसिव है, दोनों ही एलिन अपना क्या कर रहे हैं, मतलब बीच का प्रोग्राम सेट करना है। मतलब ऐसा हो सकते हैं रेड और व्हाइट वाला मिलकर क्या बना रहे थे, पिंक बना रहे थे। ठीक है, और जिससे हमने देखा कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही रेशियो सेम आए थे, 1:1। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा था कोडोमिनेंस, वो भी एक्सेप्शन था। हमने देखा था ब्लड ग्रुप में, आपको पता है जीन आई होता है, उसके 3 एलील होते हैं, ये एग्जांपल है मल्टीपल एलील्स का। और हमने देखा कि वहां पे एक आई ए था, एक आई बी था और एक खाली आई था। तो मैंने वहां पे क्या बताया था, मैंने कहा था दोनों ही एलील अपनी सेम डोमेन शो करते हैं। अगर मान लिया एक पेरेंट से आई ए आया है और एक से आई बी आया है, तो ब्लड कौन सा होगा, ए बी। हमने देखा था। ऐसे ही अगर मान लो आई ए है और खाली आई है तो कौन सा होगा, ए। सही है, और खाली आई आई है तो कौन सा होगा, ओ। मैंने आपको बताया था 5-6 फिनोटाइप बन सकते हैं, वो सॉरी 6 जीनोटाइप बन सकते हैं और 4 कितने बन सकते हैं, फिनोटाइप। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था इतना। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी बोलो मत बेटा, मुझे लगता है कि अभी तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है, हम लोग बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब हमारा जो टॉपिक है अगले का समझते हैं। ठीक है, अगले वो टॉपिक है चलो अगले हमारा बेटा आता है। अब मैंने कल आपको पॉलीजेनिक और प्लेटोट्रॉपिक बताया था। मैंने पॉलीजेनिक में क्या बताया था और प्लेटोट्रॉपिक में क्या बताया था। मैंने कहा था जब सिंगल जीन होता है और एक से ज्यादा जब फंक्शन करता है या ट्रेट को इन्फ्लुएंस करता है तो हम उसको बोलते हैं प्लेटोट्रॉपिक जीन। और जब पॉलीजेनिक का मतलब क्या था, जब एक से ज्यादा जीन सेम फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा था सबसे अच्छा है कि हम लोग बता सकते हैं ह्यूमंस की हाइट। मैंने कहा था ह्यूमंस की हाइट जो होती है उससे एक से ज्यादा जीन इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ना तो खुद पूरी तरीके से टॉल होते हैं, ना ही पूरी तरीके से ड्वार्फ होता है इंसान, और वो कैसे होते हैं, एवरेज हाइट वाले ज्यादा होते हैं। अगर मान लो एक ही जीन होता जो हमारी हाइट के कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा होता, तो अगर डोमिनेंट है मान लिया कोई एलील तो वो वन हो जाता और रिसेसिव लंबा हो जाता है, बौना तो कुछ होता। लेकिन या तो लंबे होते या फिर बौने होते, दो ही कैरेक्टर मिलते, तीसरा कैरेक्टर नहीं मिलता। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। आप लोग बताओ सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है। मैं जो सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि कौन होता है मेल फीमेल में सेक्स डिटरमाइन करता है अपने बच्चों का, कि वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। आप लोग सिंपल सा याद रखो, या यहाँ पे हम लोग ना तो ये बोल सकते हैं कि मेल डिटरमाइन करता है, ना हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल करती है। सिंपल भाषा में आप लोग याद रखो,
कि जिसके पास हेटेरोगैमेटी हो वो क्या करता है, सेक्स डिटरमाइन। अब आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। अरे ये क्या होगा, स्विच ऑफ हो गया, लाइट नहीं है क्या? यहाँ पे जो अच्छा केस आपको देखने को मिलेगा वो किसका मिलता है हमें, हनी बी का, जहां पे हम लोग देखते हैं हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म। बकाया तो आपको पता है कि सिंपल भाषा में मैं आपको लिखवा दूंगा, चाहे डायरेक्ट चाहे आप लोग देख लेना। आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि किसमें हेटेरोगैमेटी है। जैसे ह्यूमन केस में बताओ किसके पास होती है हेटेरोगैमेटी, मेल के पास, क्योंकि मेल के पास होते हैं 44 प्लस XY। अगर हम बात करें जैसे बर्ड्स, उनमें क्या पता है किसके पास होती है, फीमेल्स के पास, ठीक है। ऐसे ही आपका देखो, आपको यहाँ पे किसी से पूछा है, ड्रोसोफिला का पूछा है, ह्यूमंस का पूछा है, और ग्रासहोपर का है शायद लिखा हुआ, और बर्ड्स का है। बस ये 4 आपको ध्यान रखने, 4-5, जिसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्रासहोपर होता है उसमें क्या होता है, X0 टाइप होता है, वहां पे एक क्रोमोसोम कम होता है, और ड्रोसोफिला और ह्यूमन का सेम ही होता है, XY और XX होता है। इसके बाद अगर हम अगली बात करें, हनी बी का थोड़ा उल्टा है, तो मैं आपको 2-3 समझा दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको राइट देखो, यहां देखते हैं बेटा, अगर मैं आपको सेक्स डिटरमिनेशन समझाऊं, तो यहाँ पे इनका मतलब यह है कि सेक्स को डिटरमाइन कौन करता है, मेल करता है या फिर फीमेल करता है। अब पहले ये सुनो, होमोगैमेटी क्या है और हेटेरोगैमेटी क्या है। अच्छा एक बात बताओ, देखो क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, कौन से होते हैं बेटा, ऑटोसोम, और एक होते हैं टाइप का होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। कौन होते हैं, देखो सेक्स क्रोमोसोम का मतलब ही हुआ कि जो सेक्स को डिटरमाइन करें, और ऑटोसोम का मतलब होता है जो मेल और फीमेल दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। एक बात और सुनो आप लोग, क्या ऑटोसोम सब में अलग अलग होते हैं? हाँ अलग अलग होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर बात चल रहा है। जैसे हमारे पास 44 हैं ऑटोसोम, ऐसा नहीं कि दुनिया में सबके पास 44 हैं, खाली ह्यूमंस के पास 44 हैं। बकाया जो भी जैसा होगा उसके पास उतने क्रोमोसोम होंगे, जिसको ज्यादा जीन जरूरत है उसके पास ज्यादा क्रोमोसोम होंगे, जिसको कम जीन जरूरत है उनके पास कम होंगे। दूसरा क्रोमोसोम, जैसे अगर हम अपने लोगों की बात करें तो ऑटोसोम बेटा हमारे पास कितने होते हैं, 44, यानी कि बोल सकता हूँ 22 पेयर, कितने होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो इसका मतलब वो ये होता है कि ये डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो XY जो होता है वो होता है मेल्स के पास, और XX होता है फीमेल के पास। अब आप लोग यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि मेल के पास होंगे 44 प्लस XY और फीमेल के पास होगा 44 प्लस XX। आप लोग खुद सोचो, खाली एक बाई की वजह से मेल मेल होता है, बस किसकी वजह से, एक क्रोमोसोम की वजह से, बस समझ रहे हो। और बेटा इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेल के पास होगी हेटेरोगैमेटी, हम लोगों में मेल के पास क्या होगी, हेटेरोगैमेटी, और फीमेल के पास क्या होगी, होमोगैमेटी। फीमेल के पास होती है होमो, समझ गए बात। अब आप लोग बताओ, आप लोगों ने बहुत देखा होगा ना, अगर घर में लड़का हो रहा है लड़की हो रहा है, वो सब क्रेडिट किसे जाता है, लड़की को, होता नहीं होता है। जो लोग जानते हैं वो सोचते नहीं लड़की हो, अगर बच्चा हुआ है तो वो किसका क्रेडिट है, फीमेल्स का, लेकिन डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेल। कैसे कर रहा है, देखो मान लो जो मेल है उसके पास बेटा कितने होंगे, यानी कि होता हूं 44 प्लस XY, एक ही समझा दे रहा हूं, ठीक है। और फीमेल जो होगी उसके पास कितने होंगे, 44 प्लस XX, ठीक है। ये किसका किसका है, फीमेल का। अब आप लोग बताओ बेटा, इधर इसका हम गैमेट बनाए, क्या बनाए, गैमेट बनाए। और गैमेट जब बनाते हैं आप लोग बताओ, ये ज्यादा पढ़ा नहीं गैमेट जी, आप लोग ऐसे भी करके गैमेट जी लिखते हैं, कौन कौन लिखता है, गैमेट बनाते हैं। तो आप लोग बताओ इसको हैप्लॉइड बनाना पड़ेगा, तो इसका एक स्तंभ बनेगा 22 प्लस X और एक दूसरा बनेगा 22 प्लस Y। ये बात समझे आप लोग। और एक बनेगा बेटा 22 प्लस Y, ठीक है।
और अगर इसका हैप्लॉइड सेल बनाएंगे हम लोग, अगर इसमें म्योसिस करेंगे, यहाँ भी हमने क्या किया है, म्योसिस किया है, और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी एक बनेगा 22 प्लस एक्स और दूसरा ही बनेगा 22 प्लस एक्स। समझ गए? अब देखो मैं क्रॉस करवा लेता हूँ सिंपल भाषा में, आप लोग खुद समझदार हो बेटा। अगर यहाँ पे ये वाला स्तंभ है और किसके साथ स्विच कर रहा है, बताओ क्या होगा, 44 प्लस एक्स एक्स। अब यही वाला स्तंभ वो तो किसी के साथ करे, फीमेल से, तो क्योंकि फीमेल के तो एक जैसे के मीटर दोनों, तो यहाँ भी क्या होगा, आप लोग बताओ क्या यहाँ पे फीमेल को डिसाइड कर रही है, नहीं मेल कर रहा है। देखो मेल का ये वाला स्तंभ करेगा तो क्या होगा एक्स वाई, और ये वाला इससे करेगा तो एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ सिंपल भाषा में कि अगर मेल का, सही तो है, मेल का अगर वाई वाला क्रोमोसोम पर वो स्तंभ जा रहा है तो क्या होगा, लड़का होगा, और एक्स वाला जा रहा है तो क्या होगी, लड़की होगी, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये किसके लिए, फीमेल, और इससे क्या होगा, तो आप लोग बताओ डिटरमाइन किसने किया, मेल ने किया, ह्यूमन ने किया, क्योंकि ह्यूमन के पास क्या थी, हेटेरोगैमेटी। समझ गए? और दूसरा मैंने आपको बताया 50% बनते हैं मेल के पास एक्स वाले स्पर्म और 50% बनते हैं वाई वाले। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि ये कोई जादू चल जाएगा और वाई वाले जाएंगे एक्स वाले नहीं जाएंगे, या ये कोई जादू चल जाएगा तो एक्स वाले जाएंगे और वाई वाले। वहां रेस लगती है और वो भी 100 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, और रेस लगती है जो पहले चला जाए के पास वही क्या करता है, फर्टिलाइज। क्लियर? तो ये समझ गए कि क्या होता है। तो मैंने सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि जिसके पास हेटेरोगैमेटी वही करेगा सेक्स डिटरमाइन। ऐसी अगर हम बात करें बर्ड्स, चिड़िया होती हैं, उनमें क्या होता है, फीमेल हेटेरोगैमेटी होती है, वहां पे फीमेल के पास होता है ZW और मेल के पास होता है ZZ। समझ गए? ऐसे ड्रोसोफिला उसके पास तो एक केस होता है XY ना, XX, और जो ग्रासोफर उसके पास कौन सा होता है, O नहीं होता है, वो 0 होता है, X0 XX। ठीक है, लेकिन वहां भी किसके पास होती है, मेल हेटेरोगैमेटी, ध्यान रखना है आपको। लेकिन अब मैं इसके बाद समझाऊंगा आपको हनी वाला। ठीक है, हनी वाला इंपॉर्टेंट है, और बकाया आप लोग यहां से समझ गए। ये लिखना है, किसी को लिखना है तो लिख लो, वरना क्या होगा। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल लिखवा दूं, बताओ। एक बार आप लोग अगर ना लिखाओ तो किताब में ऐसे लिख लो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ नहीं आएगा। आपको ये तो पता है होमो हेटेरोगैमेटी वो करता है, आप लोग ऐसे लिखो, जैसे आप लोग लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो एक मेल हेटेरोगैमेटी। ये लिखने के बाद मैं बता रहा हूँ, चलो ये बाद में लिखना, ठीक है, पहले ये लिखो, मैं बता रहा हूँ। लिखना मेल हेटेरोगैमेटी, और नंबर 1 लिखो XXXY टाइप। लिख लोगे? लिखो, मेल हेटेरोगैमेटी लिख लिया, और इसमें लिखो ऐसे
एक्स 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 वाई टाइप। अब आप लोग बताओ, मैंने मेल हेटेरोगेमिटी पहले बता दिया है, तो ये क्या होगा मेल और ये क्या होगी बेटा, ये समझ जाओगे। और बस इसके बाद एग्जाम्पल लिखो डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल पता हो, सही है। तो लिखो ह्यूमंस, ह्यूमंस में होता है मेल हेटेरोगेमिटी, कॉमा मैमल्स, और लिखो ड्रोसोफिला। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, डायरेक्ट तो चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट बिल्कुल। ड्रोसोफिला, ह्यूमंस और मैमल्स। इसके बाद नेक्स्ट लिखो एक्स 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 जीरो टाइप, जैसे ये लिखा है ऐसे लिखो एक्स 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 जीरो टाइप। और इसका एग्जाम्पल लिखो बेटा ग्रासहोपर। यहाँ ओ का मतलब ये एक्स ओ जीरो में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये क्रोमोसोम नहीं है, वो कोई नाम नहीं है, ओ क्रोमोसोम है, इसका मतलब है नॉट क्रोमोसोम, नहीं है क्रोमोसोम। ऐसे लिखना है बेटा एक्स 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 जीरो टाइप। आपको ध्यान ना रहे तो ऐसे लिख लो ओ के नीचे नॉट क्रोमोसोम, जिससे कहीं आप गलत कर दो इससे, समझ गए। तो डिटरमाइन कैसे होगा? डिटरमाइन ऐसे होता है जिसके पास देखो ये एक्स जीरो है, अगर मान लिया एक्स एक्स दो एक्स है तो वो क्या होगा फीमेल, और अगर सिंगल एक्स है तो मेल। पता था मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, ऐसा नहीं। किसका? अच्छा यहाँ देखो, सुनो सुनो, यहाँ देखो ये, चलो यहाँ देख लेना, ऑटोसोम ले लेना है और साथ में एक्स एक्स, ठीक है, और एक तरफ क्या ले लेना है ऑटोसोम प्लस एक्स जीरो टाइप, ठीक है। अब मैं इसकी लिमिट बनाऊंगा तो क्या आएंगे ए प्लस एक्स एक आएगा, और दूसरा कौन सा आएगा, इसका आएगा बेटा ए प्लस एक्स एक, और एक आएगा ए प्लस जीरो, आया समझ में। अब जैसा फर्टिलाइज करेगा वैसा है, मतलब एक एक्स कम होगा किसके पास, मेल के पास, बस ध्यान रखना है, ठीक है। जीरो आपने यहाँ ओ लिखा है, तो वो पढ़ते हैं एक्स टाइप, वो तो ऐसा लग रहा है क्रोमोसोम का नाम है, आप लोग जीरो बोला करो, और यहाँ लिख लो नॉट क्रोमोसोम, जिससे आपको ध्यान रहे ओ के नीचे लिख लिया ऐसे। तो यहाँ लिखो ग्रासहोपर, ये किसका एग्जाम्पल है, लिख लिया। अब आप लोग हेड नेक्स्ट डालो फीमेल हेटेरोगेमिटी, फीमेल हेटेरोगेमिटी। अब फीमेल किस में फीमेल डिसाइड करता है, तो हेड डालो फीमेल हेटेरोगेमिटी, मेल का दो ही यहाँ केस याद रखना, ठीक है कहानी। इसमें देखो नंबर 1 देखो जेड 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 डब्ल्यू टाइप, और बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जैसे मैं बोल रहा हूँ जेड 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 डब्ल्यू टाइप, वो कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ बर्ड्स में किस टाइप की सेक्स क्रोमोसोम का होमोगैमेटी और हेटेरोगैमेटी होता है, तो आपको पता होना चाहिए जेड डब्ल्यू जेड जेड, जैसे हम लोगों में एक्स 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 वाई होता है ऐसे। तो लिखो जेड जेड फीमेल हेटेरोगैमेटी, तो लिखो जेड 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 डब्ल्यू टाइप, लिख लिया। अब इसमें क्या होगा, फीमेल कौन सी होगी बताओ बच्चों, जेड डब्ल्यू, क्योंकि फीमेल हेटेरोगैमेटी बोला है ना मैंने। अगर कोई ऐसे भी हैं जो ये ना समझ पाएंगे इसमें मेल कौन सा, तो एक बार ऐसे लिख लो फीमेल एक लिख लो बस, और मेल, क्योंकि यहाँ मैं बोल रहा हूँ फीमेल, और वहां मैंने लिखवाया था मेल हेटेरोगैमेटी, तो वहां जो डिफरेंट डिफरेंट थे वो मेल थे, और सेम सेम क्या होंगे फीमेल, सही। इसमें लिखो बेटा, लिखो बर्ड्स, एग्जाम्पल लिखो बर्ड्स, सही है। अच्छा हैन जो मुर्गी होती है वो भी इसी में आती है, ब्रैकेट लिख लो HEN हैन, हाँ, कॉमा लगाओ और लिखो रेप्टाइल्स, ठीक है। एंड बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का भी होता है, और मछलियों का भी होता है फिशेस, एनसीईआरटी में नहीं लिख लो आपको कोई दिक्कत, फिशेस बटरफ्लाई बर्ड्स और हैन वगैरह ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगले लिखो बेटा, अब फीमेल में भी होता है जेड जीरो जेड जेड टाइप, फीमेल हेटेरोगैमेटी लिखो जेड जीरो जेड जेड टाइप, ये बहुत रेयर होता है, अगर आपसे पूछे सबसे रेयर कौन सा है तो वहां पे ये बताना जेड जीरो जेड जेड टाइप,
और ये देखो सम मोथ, MOTH, जो मोथ होते हैं लिखो सम मोथ। हाँ मोर नहीं, मोथ, MOTH, मोथ। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ मोथ, MOTH, मोथ लिख लिया। एंड सम बटरफ्लाई, कुछ बटरफ्लाई भी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इतने लिखवा दिए, यहां से अगर एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको फायदा हो जाएगा, और कभी डायरेक्ट पूछ जाता है। एक बार मैं एक क्वेश्चन फिर समझा रहा हूं, फिर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ और कुछ भी नहीं है पढ़ने को, पता है कुछ भी नहीं, बस आपको ये तरीका ये बताओ, और क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला एक बार फिर समझ लो पूरा, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? ये ज्यादा पता है, ये ज्यादा एग्जाम्पल अगर आपको पता तो होनी चाहिए। मैं टेस्ट देता हूँ एल्टीग्रेड का ना, तो उसमें मेरा तो नीट के पढ़ा हुआ है सब कुछ। अब नीट का क्वेश्चन पढ़ता नहीं, वो साले पता है जैसे उन्होंने जैसे अभी दे दिया ZW ZZ टैब। अब जो हमने पढ़ा है वो नहीं देंगे बट्स वगैरह, वो ऐसा देंगे कि आप ढूंढो यार इसमें यार क्या होता है, गलत गलत देंगे उससे, और तुम्हें सब नॉलेज होगी उसके बारे में, कोई लेकिन एग्जाम में से गलती हो जाएगी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा कम ज्यादा ही पढ़ लो, थोड़ा ज्यादा नहीं कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलो ये लिख लिया बेटा आप लोगों ने। अब आप लोग ये लिखो मत लिखो, आपको खाली मेल हेटेरोगेमिटी फीमेल बताओ, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे समझना है, ध्यान सुनो, हटा दो इसे, ये लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं देखो, ये तो मैंने यही कर दिया था, रुक जाओ ऐसे ही इतना, ये दूसरे कलर से बनाओ, ये है, ठीक है। अब आप लोग बताओ बेटा, यहाँ क्या 50% मेल और फीमेल नहीं बन रहा है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। अब किसी के उसमें वैकल्पिक मत करना कि यहाँ पे जाना है लड़का हो जाएगा, यहाँ जाना है लड़की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा आपको होता है 150 मिलियन स्पर्म या 100 मिलियन एक्स वाले होंगे, 100 मिलियन। सोचो साइंटिस्ट या कोई मेडिसिन तक आज तक ऐसी नहीं बनी है कि जो एक्स वाले क्रोमोसोम खत्म कर दे, वाई वाले स्पर्म को जिंदा रखे, या वाई वाले स्पर्म को खत्म कर दे, एक्स वाले को जिंदा रखे, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो सकता। सोचो अगर ये 4-6 सेल होते, 100 होते, चलो मान लेते, ठीक है, फिर भी साइंटिस्ट देख लेते, 100 मिलियन में कहां देखेंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो ये पूरा यहाँ पे लक काम करता है कि जिसका जैसा लक होगा वैसा क्रोमोसोम जाएगा, वाई स्पर्म जाएगा, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हुआ। अब मैं इसको थोड़ा समझा दूंगा आपको डिटेल में, लिख लिए, लिखवा रहा हूं। और आप लोग बार बार टॉपिक को रिवाइज करो एक बार अच्छे से, सारे जितने भी हैं, ठीक है। हो गया? ये तो अपने आप ही कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, खाली क्रॉस ही करवाना है आपको, ठीक है। अब देखो अब यहाँ बच्चों ये समझो, मैंने क्या समझाया वो समझो आप लोग एक बार से। देखो मैंने आपको ये बताया कि अगर हम सेक्स डिटरमाइन करना है तो सेक्स डिटरमाइन वो करेगा जिसके पास क्या होगी, हेटेरोगैमेटी। क्या होगी? हेटेरोगैमेटी। हेटेरोगैमेटी का मतलब है, मैंने आपको मेल का केस भी दिखा दिया जहां मेल हेटेरोगैमेटी है, और बेटा मैंने आपको फीमेल हेटेरोगैमेटी भी बता दिया। जैसे मेल का हमने देखा, अपना ही केस मेल वाला है, मतलब मैंने क्या बोला बेटा, X by XX टाइप। अब आप लोग बताओ इसमें होमोगैमेटी कौन सी है, XX, और हेटेरोगैमेटी कौन सी है, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे आप लोग बताओ किसके पास है, मेल के पास, और यहाँ किसके पास है,
अब हम लोग समझदार हो बेटा, जहां डिफरेंट डिफरेंट मेल के पास है तो जो सेल बनेगा, गैमेट बनेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट किसके पास बनेगा, मेल के पास। अगर आप इसका हैप्लॉइड टाइप बनाओगे तो दोनों ही एक्स वाले बनेंगे, तो यहाँ पे कैसे डिसाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ डिसाइड हो जाएगा, एक स्पर्म बनेगा एक्स वाला और एक स्पर्म बनेगा वाई वाला। अब ये वाला चला गया वहां पे, एक्स से फर्टिलाइज कर गया तो लड़का हो जाएगा, और ये वाला कर गया तो लड़की हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल जैसे क्या बताएं, एग्जाम्पल एक तो ह्यूमंस का हो गया, हाँ ह्यूमंस के मेमल्स में आता है, इतना रखना आप लोग, ह्यूमंस मेमल्स में आता है। और दूसरा क्या रखना, बच्चे ड्रोसोफिला भूल जाते हैं, आप लोग ऐसे रखना, ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट अभी इसी चैप्टर में हुआ है, तो किसने किया था वो, अरे ह्यूमन ने किया था, सही है। तो ह्यूमन ने जो एक्सपेरिमेंट किया किस पे किया, ड्रोसोफिला पे। तो ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसी चैप्टर में है, ऐसा भी नहीं दूसरे चैप्टर में जाना है, ठीक है। चलो अगले आपको बताएं, दूसरा मैंने होमोगैमेटी कौन सी बताया बेटा, X0 XX टाइप। यहां पे आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मेल हेटेरोगैमेटी, तो मेल कौन सा होगा, ये वाला, और फीमेल कौन सा होगा। और ये एक एग्जांपल है जिसको कौन सा है, ग्रासहोपर। अच्छा ग्रासहोपर तुम्हें ऐसे लगता है कि जैसे मेल हम नाम ले रहे हैं ग्रासहोपर, टिड्डा, टिड्डा ही होता है, तो टिड्डी कब कहते हैं, टिड्डा ही कहते हैं, तो टिड्डा क्या है, मेल ही तो है। तो ऐसे ध्यान रखना, ये भी किसका एग्जांपल है, मेल मतलब हमारे टाइप का है, हमारे जैसे हेटेरोगैमेटी, ठीक है। इसके पास हो गया क्लियर। अगले आते हैं हम लोग किस पे, फीमेल हेटेरोगैमेटी, किस पे आते हैं। तो बेटा मैंने फीमेल हेटेरोगैमेटी के लिए कितने केस बताया, पहला तो बताया बर्ड्स वाला, जिसमें था ZW ZZ। अब यहाँ देखो फीमेल वाला ये केस है, तो फीमेल के दो टाइप के एग बनेंगे, एक बनेगा Z वाला एग और एक बनेगा, अच्छा आप लोग ये सोच रहे हो सर आप 44 वो नाम नहीं दे रहे हो ऑटोसोम वाला, बेटा ऑटोसोम क्रोमोसोम वो होते हैं, दोनों में सेम होते हैं, और सेम वाला कभी डिफरेंट हो ही नहीं। एक बात सोचो आप लोग, मैंने कितनी बार बताया आपको, जैसे मानिए सबके दो कान हैं, क्या मैं कान को लेके डिफरेंस पता कर सकता हूँ, यहाँ मैं कैसे बोल दूंगा कि इसके 3 कान है वो अलग हो जाओ, भाई सबकी दो। तो ये तो हम हमेशा डिफरेंस कैसे बताते हैं, जिसमें हेटेरोगैमेटी मतलब कोई चीज डिफरेंट डिफरेंट हो। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जिसकी हाइट कम है वो अलग हो जाओ, जिसकी हाइट ज्यादा है वो अलग हो जाओ, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें डिफरेंस है। तो समझ गए आप लोग। तो हेटेरोगैमेटी अब इसके पास ये वाला कौन सा है, फीमेल, और ये कौन सा है, और यहाँ मैंने क्या क्या बताया बेटा एग्जाम्पल में, जैसे बर्ड्स, हैन, रेप्टाइल्स और बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई भूल जाना, तुम्हारा नहीं भूल जाएगा, और ना आपसे रेप्टाइल्स पूछ सकता है वो, रेप्टाइल्स ध्यान रखना, ठीक है, और हैन पूछ सकता है, और आपका बर्ड पूछ सकता है। अगले आता है दूसरा बेटा, मैंने क्या बताया था, Z0 ZZ टाइप। यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान रखना X0 वहां पे Z है, ठीक है, और वहां पे क्या एग्जाम्पल है, एक ही है खाली, वो है, आप ध्यान रखना है मोथ, ये पूछ सकता है, वो नीट में पूछ सकता है, सही। तो आप लोग ये समझ गए, जो भी बताओ, बस ये था तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन। और क्वेश्चन आएगा तो 100% बता रहा हूं मैं, यही टॉपिक आएगा, बस डायरेक्ट वो पूछता है एग्जाम्पल, या पूछता है गैमीट का टाइप कौन सा है, दोनों पूछ सकता है, या तो एग्जाम्पल या गैमीट का टाइप। जैसे वो कह देगा कि बताओ बर्ड्स होती हैं उसमें किस टाइप की हेटेरोगैमेटी होमोगैमेटी होती है, तो आप क्या बताओगे, ZW ZZ टाइप, बस ऑप्शन लगाना ही है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और मुझे लग रहा है ये वाला पूछ सकता है वो X0 XX टाइप, और ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, बहुत जगह, कि उसने खाली टाइप पूछा है कि होमोगैमेटी हेटेरोगैमेटी का टाइप कौन सा है, या सेक्स क्रोमोसोम का टाइप कौन सा है, समझ गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, जो थोड़ा सा है ये टॉपिक। नेक्स्ट हम देखते हैं एक चीज में, हनी बी में, किसमें देखते हैं बेटा, हनी बी, वो समझ लो एक बार। चलो हनी बी का थोड़ा अनोखा मैकेनिज्म है। अच्छा हनी बी के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा नहीं है, पढ़ा है आप लोगों ने, बहुत कम पढ़ा होगा, नीट में बहुत कम है, खाली यही दिया हुआ है बस। जब आप हनी बी के बारे में पढ़ो चक्कर में पड़ जाओगे। हनी बी के पता नहीं क्या खेल है, डांस अलग अलग करते हैं वो लोग, डांस भी उनका टाइप होता है, और क्या कि अगर 100 मीटर से दूर है फ्लावर तो वो किस टाइप का डांस करेंगे, 100 मीटर से अगर पास है तो किस टाइप का डांस करेंगे। उनमें एक रानी मक्खी होती है, हाँ अरे मधुमक्खियों का बहुत बड़ा खेल है। आप लोग कहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मतलब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इतना नॉलेज है।
कि मतलब उसमें कौन से वर्कर हैं, कौन से ड्रोन हैं, कौन रानी मक्खी है, तो उनका भी बहुत सारे टाइप। आप पढ़ना भी मजा आएगा आपको, ठीक है, मजे के लिए पढ़ना, बगैर नींद में नहीं आएगा। चलो तो इसका ये भी देखो यहाँ पे कितना अजीब है, हनी बी का, ये भी तो अजीब है। सेकंड डिटरमिन सबसे अलग है, देखो क्या है सुनो। इनमें क्या होता है बेटा, इसकी जो हम बोलते हैं सेकंड डिटरमिनेंट को बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लोमेट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। अच्छा इसमें एक नाम से, एक मैंने और जगह एक नाम देखा था, वहां बोल रहे थे वो 1 सेट और 2 सेट मैकेनिज्म, उन्होंने ये बताया था। तो वो भी किसका होता है, इसी का होता है। अगर कभी याद आए लिख के कि 1 सेट और 2 सेट क्या है, तो आप लोग मान जाना यही है, ठीक है। 1 सेट एंड 2 सेट क्रोमोसोम मैकेनिज्म, ये भी बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। यहाँ होता क्या है वो समझो आप लोग। देखो यहाँ पे क्या होता है, फीमेल जो होती है उसके पास होते हैं 32 क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 32। और जो मेल होता है उसके पास होते हैं 16। अच्छा मुझे कोई बच्चा बताएगा कि हम यहाँ पे, चलो ये तो आपको पता है, वैसे अगर मैं खाली 32 दे दूं आप समझ जाओगे ये हैप्लॉइड सेल है डिप्लॉइड नहीं, कैसे समझ जाओगे। यहाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ये 32 है, तो यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये डिप्लॉइड सेल है, और ये कैसी है, ये ध्यान रखना। आप लोगों से कोई ऐसे कर लेंगे 16 क्रोमोसोम, अब बताओ ये डिप्लॉइड सेल है कैसे, तो नहीं तो होगा ना, क्योंकि 16 का मतलब तो 16 होता है। आपको क्या पता वो डिप्लॉइड, अगर उसने कह दिया हैप्लॉइड है, इसका मतलब समझ जाओगे कि इसके 32 जो होंगे उसकी क्या सेल होगी, डिप्लॉइड। इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म, ठीक है। अगले देखो बेटा, आप तो बताओ अगर 32 क्रोमोसोम है इसके पास और डिप्लॉइड सेल है, तो इसके गैमीट बनेंगे, तो वहां क्या होगा, मियोसिस। इसका एक सेल बनेगा 16 वाला और दूसरा सेल मिलेगा 16 वाला, ये समझे आप लोग। लेकिन ध्यान रखना बेटा, इसमें क्या होगा, कहीं तुम लोग यहाँ मिस कर दो, हैप्लॉइड सेल का और हैप्लॉइड नहीं बन सकता, क्योंकि एक सेट का एक ही तो निकलेगा, और वो निकल आया ऑलरेडी। ये तो देखो, अब अगर आप सही से सेल साइकिल समझते हो, मैंने आपको जेनेटिक्स समझाया अच्छे से, तो आप ये तो समझ गए होगा कि हैप्लॉइड की हैप्लॉइड क्यों नहीं बन सकती। भाई मैंने हमेशा ही बोला है, स्टार्टिंग से ही बोला है कि एक पेयर का एक क्रोमोसोम सेल पर आ जाता है। वो भी क्यों आता है, वो हमें जब पेरेंट्स होंगे मेल फीमेल दोनों मिलेंगे फिर वैसे हो जाएगा। अब आप सोचो पहले से हैप्लॉइड है, यानी कि एक सेट का एक क्रोमोसोम आ गया है, अब तुम उसको आल्टर ना कर दोगे, कैसे कर दोगे, तो फिर जीन्स आगे हो जाएंगे, वो बॉडी बनेगा ही नहीं जो बनने वाला है, समझ गए। तो यहाँ देखो इसका जो माइटोसोर है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो बेटा, पता है क्या पूछ सकता है कि बताओ किस, बेसिकली अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, तो कहीं भी हमने देखा नहीं ऐसा केस जहां गैमीट बने हो और वहां क्या हुआ हो, माइटोसिस। और ये साफ साफ सेल साइकिल में शायद लिखा हुआ है चैप्टर में कि मेल हनीबी में गैमीट बनते हैं तो क्या होता है, माइटोसिस, ठीक है, ये वहां लिखा हुआ है साफ साफ। अगर आपसे वो कहे कि बताओ गैमीट बन रहे हैं मेल फीमेल के, और आपसे कहा जाए बताओ माइटोसिस हो सकता है नहीं सकता, तो बच्चे नॉर्मली अगर जिसे नॉलेज नहीं हो कहेगा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेल फीमेल के जब गैमीट बनेंगे तो बच्चे समझते हैं हैप्लॉइड ही बनेंगे, और हैप्लॉइड बनेंगे तो मेयोसिस ही होगा, लेकिन माइटोसिस भी यहाँ पे होता है, ठीक है बेटा। ये अनोखा केस है और कहीं ऐसा नहीं होता है। आगे देखो, अब ये तीनों सेल हैप्लॉइड हो गए। अब एक केस तो ये सकता है कि ये फर्टिलाइज करें, क्या करें, फर्टिलाइज। और अगर ये फर्टिलाइज करेगा कौन, मेल, तो ये बनेगी फीमेल, क्योंकि ये हो गया 32, कितने हो गए, तो होगा फीमेल। और आपने एक नाम सुना होगा यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस, उसका मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अब अगर ये गैमीट, अब ये मेल का मतलब है ना, फीमेल के अंदर हो रहा है ये, तो अगर फीमेल का गैमीट जो है अगर वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाए तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और बनता क्या है, मेल। समझ गए, बस इतना यहाँ पे खेल है बस। तो यहाँ बताओ ये कैसे आया है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। और ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बताओ यहाँ पे कितने होंगे, 16, और क्या बनेगा, मेल बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अच्छा मैंने पार्थिनोकार्पी भी बताया था, वो क्या होता है, जब फ्रूट बनता है,
सही है। और जब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कल बहुत जगह नीट में आ सकती है एकदम से। तो ये इसे क्या बोलते हैं बेटा? पार्थेनोजेनेसिस। आया समझ में? पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? बस विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होने को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अगर आपको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन हमारा पार्थिनोकार्पिक किसके केस में बोलेंगे? रूट। सही है, ध्यान रखना है बात। और इसके बाद पार्थी एपोमिक्सिस विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड बनता है, क्योंकि बच्चे बहुत बार ये सोचते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन देखेंगे बस बात खत्म। अब तो 100% लगाना है पार्थेनोजेनेसिस। नहीं, किसी को पार्थिनो ध्यान आता है तो पार्थिनोकार्पिक लगा देता है, उसे पार्थिनो ध्यान रहता है उसका। नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे 1% फर्क नहीं है। बस वो बात देखते हैं, सबने बताया था कुछ पार्थिनो करके बताया ना। तो बेटा आपको कभी नॉलेज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑफ एपोमिक्सिस और तुम्हारा ये पार्थिनोकार्पिक पार्थेनोजेनेसिस से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार आ चुके हैं ऐसे कि आपको बताना होता है खाली कि इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन में लिखा होगा, आपको पहचानना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चे यहाँ पे कम क्यों आना भाई? क्या क्या बात है? पेपर स्टार्ट हुआ थी क्या? हैं? क्या बेसी वाले रह गए? बेसी वाले कौन कौन है? बेसी कर रही हो और तो तुम्हारे पेपर में स्कूल यहाँ नहीं आओ कोचिंग क्या? अबे गधो, बीएससी के पेपर पहली बात तो नॉर्मल पेपर होते हैं। आप लोग अगर अब मैं आपको क्या बताऊं, अगर आपने न्यूज़ ठीक ठाक पढ़ा है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। और तो बस कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे आगे मीडिया ने क्या है तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे नहीं है वो। लेकिन मुझे इतना पता है कि इतने वो क्वेश्चन अरे वो होता है तो बेसिक मिलेगा। सुनो अब दूसरा सुनो, वो भी आपको एक चॉइस आती है ना, इसमें से इतने करने हैं, इसमें से इतने करने हैं। मैं 100 बता रहा हूँ, 100% आप टोटल क्वेश्चन करके आओगे। इधर पढ़ लो खाली मिनट से, बस बात करो आप। और वो भी मैं तब कह रहा हूँ गैस पेपर में मत लेना, ना कोई नोट्स देखना वैसे है, खाली बस सोए घूम दोगे पेपर देने चले जाना। 3 घंटा लिखने की हिम्मत होनी चाहिए, बात करो लिख पाओ बैठ के बस। और लिखना भी है तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको खाली इंग्लिश आती है तो लिखना, खाली हिंदी आती है तो भी लिखना, कैसे भी लिखना बस लिख देना, खाली बात पास हो जाओगे बहुत अच्छे से। बस इतना ध्यान रखना गैस पेपर मत लेना अगर आपको खाली पास ही होना है तो। अगर ले लिया तो फिर तुम बहुत चक्कर में फंस जाओगे, अरे ये तो पता नहीं क्या करने आ रहा है। आराम से जाना करते नोट्स पढ़ के यही वाले एनसीईआरटी बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका लॉस भी नहीं होगा, पास 100% हो जाओगे। तुम तो बेसिक बात कर रहा हूँ, मैंने एमएससी में भी गैस पेपर नहीं किया था ना, मैंने कभी भी 1 घंटा पहले पढ़ा है। मैं डायरेक्ट हमेशा पेपर देने गया हूँ, एमएससी बात कर रहा हूँ, बेसिक नहीं कर रहा हूँ। और वहां भी मुझे इतने क्वेश्चन अपने लेवल के मिल गए कि मैंने बड़े आराम से किया और मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी आई। तो मैंने क्या बताया
मैं बेसिक बात नहीं कर रहा हूँ, एमएससी में भी पढ़ समझ जाना। कब तक डायरेक्ट लिखे एनसीईआरटी हमको अच्छी आनी चाहिए, तो आपका नीट का भी लॉस नहीं होगा। और काश अगर मैं वैसे में खरीद दूं तो उसका 80% मुझे नहीं आता होगा, क्योंकि वहां पे ऐसी नई नई बातें लिखी होती है ना कि आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। और मुझे पता है, जैसे मैं तो सिंपल, जैसे मुझे पता है कोऑर्डिनेट है ना, पेपर कोऑर्डिनेटर का है, उनमें पेपर होता है पूरा कोऑर्डिनेटर का। सोचो यहाँ खाली फाइलम का एक चैप्टर का एक फाइलम है कोऑर्डिनेटर, वहां पूरा पेपर है कोऑर्डिनेटर। मेरा सिंपल सा फंडा है, तुम कुछ भी बोलो लेकिन लिखूंगा मैं वही जो मुझे आता है। जैसे मान लो उसने यूरो कोऑर्डिनेटर के बारे में पूछ लिया, अब वो चाहे लाइफ साइकिल ऑफ यूरो कोऑर्डिनेटर बोलता हो चाहे कुछ भी बोलता हो, मुझे तो पता है कि यूरो कोऑर्डिनेटर के बारे में जो मुझे आता है वो लिख दूंगा, नंबर तो दे देना। लेकिन एक टीचर जो होता है, टीचर, मैं 100% मैं टीचर में जानता हूँ टीचर की वो क्या होती है, तुम उस टॉपिक से संबंधित लिखो पहली बार, और दूसरा गलत मत लिखो। तुमने क्या लिखा है उससे वृद्धि और फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर आपको देगा 100%। अब उसने पूछा हीरो कोऑर्डिनेटर के बारे में, तुमने कहा आंसर कह रहे थे कुछ भी लिख देना, और तुम लिखे आए सिपेलो कोऑर्डिनेटर के बारे में, तो वो इतना गुस्सा हो जाएगा तुम्हारा पूरा काट, एक नंबर भी नहीं देगा। मैं ये नहीं कहा, जैसे मान लो उसने ये बोला है कि सिपेलो कोऑर्डिनेटर होता है एम्फी से आता है, एम्फी है। अब उसने क्वेश्चन दे दिया कि एम्फी ऑक्सिस की लाइफ साइकिल बताओ। अब आपको एक गद्दी नहीं पता है, क्योंकि आपको तो खाली एग्जाम पर नाम पता है, आपने देखा भी नहीं होता कैसा है। अब आप पता है हमें क्या काम होता है, अगर वो लॉन्ग में है मान लिया, तो आप पता है क्या स्टार्ट करो कोऑर्डिनेटर से, पहले टेलर नॉब पूरी हीरो ये होती है, ठीक है। इसके बाद आराम से एक हेडिंग डालो सिपेलो कोऑर्डिनेटर, और सिपेलो कोऑर्डिनेटर के बारे में जो पता हो तुम्हें वो लिख दो। वो तुम्हें शायद एक का नंबर काटने तो बहुत बड़ी बात है ना, पूरी दे देगा, लेकिन आपने सही लिखा हो, अच्छी राइटिंग में लिखा हो, आपका लिखने की टेक्निक अच्छी हो, और दूसरा उस टॉपिक से आपने कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसी टॉपिक का हो। ऐसा नहीं कि उसने पूछ रहा है कॉन्डिस्टाइन लिख रहा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, लिखना कॉन्डिस्टाइन के बारे में। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कहते 100% आप बीएससी से लेके एमएससी तक खाली ये बेस बना के चलो, ये बेस बनाने के मतलब समझ रहे हो, एक टॉपिक से आप समझ जाओ। अगर आपका ये बहुत मजबूत है तो बेटा आपको बीएससी में एमएससी में सारे क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर निकाल लोगे, इसका जरूर निकाल लोगे। जैसे ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊं क्या आया था, हाँ उसके बारे में आया था लिखने के, इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मान लीजिए कुछ करता है उसके बारे में आया था। अब मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, मुझे तो ये पता था खाली मान लीजिए कुछ करता है, और नाम पता था, बात में तो मैंने अच्छा रखो जिसको पैसे बनाओ, सही है। मैंने पूरा मलेरिया साइकिल बना दिया, मलेरिया साइकिल पूरा बनाया, और उसके स्टेज के बारे में सही से लिख दिया नीचे, नहीं है तो वही, लेकिन उसने खाली उस पर्टिकुलर एक स्पीशीज के बारे में लिखवाने के लिए लिखने की बोला था, और मैंने लिखा क्या मलेरिया के बारे में। मैं गारंटी कर रहा हूँ उसने शायद मेरा 1 नंबर काटा होगा, क्योंकि मेरा लिखने का जो तरीका था वो इतना बेस्ट था कि वो पहले ही इंप्रेस हो गया होगा कि कुछ तो नॉलेज है बंदे के अंदर। और टीचर एक देखता है बच्चों में, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसके 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, और मैं 100 बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कहते सर अरे बेटा बातें कर रहे हो, तुम्हें बातें कर रहे हो, अगर कोई बच्चा आकर मुझसे ये कहते कि सर मेरी बायोलॉजी बहुत वीक है और मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो कभी ये सोचना कि मैं उससे सोचूंगा अच्छा तेरी बायोलॉजी बेकार है तो तू अब मेरा फेवरेट नहीं है, तू देव सर का उनका सर का है, उतने ही ज्यादा मेरे फेवरेट रहोगे जितने उनके हो, क्योंकि मुझे लगेगा बच्चे के अंदर नॉलेज तो है, दम तो है, मतलब उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री तो आती है, उसे बायोलॉजी में सिखाऊंगा। तो टीचर हमेशा बच्चे में ही तो पूछता है, और तुम लोग वही क्यों नहीं पढ़ पाते हो हमेशा, तुम किस में लगे पढ़े हो, अरे किसी के पेपर आ गया गैस पेपर ले आऊंगा। अब मैं इधर भी पढ़ रहा हूँ और वो भी पढ़ रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ आप ठीक लिखना, सही जो उसने पूछा है उसके उस टॉपिक के बारे में लिखना, ऐसा नहीं भैंस के बारे में पूछा है लिख रहे हो गाय के बारे में, गलत हो जाएगा। टीचर खाली इस बात से तुम्हारा नंबर काट सकता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे मलेरिया पैरासाइट है, उसके बारे में उस मच्छर के बारे में खाली उसके बारे में लिखना है, जो स्पीशीज पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में। और सोचो अगर कोई बच्चा मेरे सामने, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, बच्चा बहुत अच्छी राइटिंग में और बहुत अच्छी कंडीशन से उस प्रॉपर मलेरिया पैरासाइट के बारे में कुछ ना लिखे, और वो खाली बढ़िया करके मलेरिया साइकिल बना दे और उसको समझा दे एक्सप्लेन करके, मैं गारंटी कर रहा हूँ उसका 1 नंबर भी नहीं काटूंगा कभी, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। अब पूछा है मलेरिया साइकिल, वो लिख रहा है डायरेक्ट के बारे में, क्योंकि वो तो कह रहा है कि यार कुछ भी लिख दो, क्या दिक्कत है।
तो मैं एक नंबर भी दूंगा। इसका मतलब तो ये तुम टीचर बेवकूफ बना रहे हो और अपने टीचर बहुत काबिल समझ रहे हो। ये तो मतलब होगा इसका कि मैं कुछ भी लिख दूंगा टीचर नंबर दे देगा। कैसे देगा भाई? हाँ टीचर तब दे देगा जब उसके अंदर नॉलेज नहीं होगी, सोचेगा चलो ठीक है। या वो एक होता नहीं है भावना में बह जाए, भावनाओं में कि ठीक है यार बच्चे को पास कर दो, चलो पास कर दे सकता है, अच्छे नंबर नहीं देगा। तो मैं इसीलिए सब बच्चों से समझा रहा हूँ बेटा, मैं गारंटी कर रहा हूँ आप बीएससी करना, एमएससी करना, गैस पेपर खरीदना। और दूसरा लेकिन यहाँ आपका फोकस बहुत अच्छे समझिए, आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट पे। आप 100% बहुत अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है। और जब आप पेपर दे के आओ मुझे बताना कि सर आपने कहा था कि बायोलॉजी हम तो कुछ नहीं कर पाए, तो मैं आपको आराम समझा दूंगा, देखो बेटा ये मैंने पढ़ाया, ये आया है, आप लोग आराम से अच्छे नंबर से पास करते हैं, सही है। लेकिन नॉलेज हो। और मैं हमेशा कहता हूँ डिग्री जो होती है ना, बीएससी, एमएससी, बीएड जो भी कर लो तुम, कितनी भी डिग्री कर लो, अगर तुम्हारे अंदर नॉलेज नहीं है तो तुम कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप भले ही 12th पास, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ। मैं 3 इडियट मूवी देख के नहीं आया हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। कहीं मुझे सलाह से तो मूवी देखी 3 इडियट कि उसके पीछे भागो, किसके सक्सेस के पीछे भागो। मैं मूवी नहीं दिखाई मैंने, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके अंदर नॉलेज है तो आप 12th पास भी बहुत बेटर हो। वरना बेटा मैंने बीएससी, एमएससी, डीएलएड, बीटीसी, बीएड इतनी सारी डिग्री, टेट, सीटेट करने के बाद भी 3-3 हजार रुपये महीने पढ़ाते हुए देखे, 3 हजार रुपया पर मंथ में पढ़ाते हुए देखे। और ये शायद आपके आसपास भी होंगे बहुत लोग, ये मैं ऐसे हवा नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बताओ गांव में इंक्लूड होंगे, बस टीचर पढ़ा रहा है, उसको कितनी सैलरी मिलती है? 3 से 4 हजार। सोचो 3 से 4 हजार सैलरी मिलती है, वो भी इतना कंप्लीट होगा, बीएससी किया हुआ होगा, एमएससी, बीएड सब कुछ होगा। बस डिफरेंट किसका है? उसके बाद नॉलेज थोड़ी कम होगा। 3 हजार रुपये, 4 हजार रुपये क्या होता है एक महीने में? अगर आप 22 से 4 रुपये तेल फूक दोगे आप खाली इसके लिए कि उनसे 4 लोग नमस्ते कर देते हैं, नमस्ते सर जी, लगता है चीजें नौड़ा हो गया यार, नमस्ते तो करिए किसी ने। या जो नए लौंडे वो इसलिए जाते हैं शादी हो जाए, लड़की वाले देखने आए, लड़का क्या करता है टीचर है। अब टीचर हो किस, क्या टीचर हो वो तो बता देंगे। जैसे सब कुछ मालूम, मैं अपने सिस्टर के लिए घर देख जा रहा हूँ, टीचर है बस ऐसे करके कह रहा है, मैं पूछूंगा तो किस चीज में टीचर हो? कोई इंटर कॉलेज में हो, किस सब्जेक्ट के हो? अब तो मान लीजिए हिंदी के हो, पढ़ा रहे हो 8वीं तक के बच्चों को, तो क्या टीचर हो? टीचर हो ये बात ठीक है, लेकिन आपका बैकग्राउंड अच्छा बनना है। तो ये मैं कहता हूँ हमेशा बच्चों से, आप बीएससी एमएससी जो करते हैं बिल्कुल मत भागो, आप भागना नॉलेज के बीच। ये हमेशा डिग्रियां सब आपकी सही रहेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। तो ये समझ गए आप लोग? बताओ ये क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं, किताब पढ़े, जितना है वो कंप्लीट कर लें, ठीक है, पढ़ के चलो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये चैप्टर हो जाएगा ना कल? मुझे लग रहा है हो जाएगा कल नहीं परसों का होता है, परसों का हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा दिया क्या आपको? ये पढ़ा दिया? ये नहीं हुआ है? चलो देखो जो कह रहा है पॉलीजेनिक का मतलब बेटा मैंने क्या बताया था, जब एक से ज्यादा जीन सेम फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, मेंडल स्टडी मेनली डिस्क्राइब दोस ट्रेट दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर व्हिच आर आइदर पर्पल और व्हाइट, बट इफ यू look around you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example in humans, ये कहना चाह रहा है कि आप मेंडल ने ये बात ठीक बोली थी कि ट्रेट जो होती है, जैसे हमने देखा फ्लावर तो या तो व्हाइट है या फिर रेड है, लेकिन बहुत सारी ट्रेट ऐसी होती हैं जो एवरेज कलर में होती हैं, जो डोमिनेंट वाला बिल्कुल केस बहुत कम होता है। जैसे यहाँ देखो क्या कह रहा है, in humans we don't just have tall or short people as two distinct alternative but a whole range of possible height। जो ज्यादा होंगे वो कौन से होंगे? possible height के। और कह रहा है बेटा such traits are generally controlled by 3 or more genes, और कह रहा है and are thus called as polygenic trait। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? polygenic trait। कह रहा है beside the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment
ह्यूमन स्किन कलर इन अनदर क्लासिक एग्जांपल, दोनों एग्जांपल आपको याद रखना, ठीक है, हाइट और कलर, ये पूछ सकता है कभी भी हो, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना, तो आपको दोनों पढ़ना निकल लो अच्छे से। कह रहे a human skin color is another classical example for this. In a polygenic trait or phenotype reflect the contribution of each allele. The effect of each allele is additive. Correct. To understand this better, let us assume that three genes A, B, C control skin color in human with the dominant form A, B, C. Responsible for dark skin color के लिए क्या होगा बेटा? Recessive केस होगा. Small a, small b, small c. और कह रहे हैं डोमिनेंट के लिए कैपिटल है, कैपिटल होगा। हाँ, डोमिनेंट के लिए होगा और रिसेसिव के लिए होगा स्मॉल वाला, ठीक है। फॉर लाइट स्किन कलर, ठीक है, और द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील क्या आएगा, ये वाला आएगा। और कह रहा है विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर क्या आएगा, ये वाला आएगा। विल हैव द लाइटेस्ट स्किन कलर एज एक्सपेक्ट द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। इन दिस मैनर द नंबर, अब देखो यहाँ पे आपको एक बात समझो, यहाँ सिंपल भाषा में क्या बता रहा है, देखो जैसे मान लो एक जीन्स है, सही है, अब ये जीन्स एक फंक्शन कर रहा है, सही है, इसके कितने एलील होंगे, 2 एलील होंगे। अब आप लोग बताओ, सुनो, एक अगर एलील डोमिनेंट है तो दूसरा कैसा होगा, रिसेसिव होगा। तो या तो मैं मान लेता हूं कि अगर डोमिनेंट होगा तो ये काला होगा और रिसेसिव होगा तो सफेद होगा। अब आप लोग मान लो कि अगर डोमिनेंट है तो काला हो गया, रिसेसिव दूसरा है तो सफेद हो गया। अब सोचो इसके 3 या 4 एलील होते या 5-6 एलील होते और एक से ज्यादा जीन इसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इस कैरेक्टर को। तो आप लोग सिंपल भाषा में ये बता सकते हो मुझे, देखो अगर देखो होता क्या है, अगर मान लिया मैंने आपको बताया था अगर कोई एलील डोमिनेंसी शो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो एंजाइम बना रहा है जो उस कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और दूसरा रिसेसिव क्यों है, क्योंकि वो एंजाइम नहीं बना पा रहा है जो उसको कैरेक्टर को फिनोटाइप को दिखाती है। समझ गए आप लोग। अब मैंने मान लिया कि 4 एलील इसके ऐसे हैं जो डोमिनेंट केस में है और 4 एलील ऐसे हैं रिसेसिव केस में। अब बेटा ये तो हो नहीं सकता कभी कि 4 जीन्स हैं, चारों वाले जो बेकार वाले कैरेक्टर हैं वो सब रिसेसिव पहुंच जाएं, और ऐसा भी नहीं सकता कि चारों के चारों अच्छे वाले में डोमिनेंट हो जाएं। अगर मान लो 2 रिसेसिव और 2 डोमिनेंट अच्छे बेकार वाले कंट्रीब्यूशन कर गए तो वो उसकी ना तो वो गोरा होगा ना ही काला होगा, वो बीच का हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि एवरेज लोग जो होते हैं, ह्यूमंस की हाइट की बात करें तो एवरेज वाले होते हैं, और दूसरा इन्होंने बताया स्किन कलर में ज्यादा लोग कैसे होते हैं, एवरेज वाले, यानी कि मिडिल वाले कलर के, ना ज्यादा बहुत ज्यादा गोरे होंगे ना बहुत ज्यादा काले होंगे। एक इसका क्या रीजन है, क्योंकि ये ट्रेट कौन सी है, पॉलीजेनिक ट्रेट है। अगर ये पॉलीजेनिक ना होती तो या तो पर्सन कोई गोरा होता या फिर पर्सन क्या होता, काला, या फिर पर्सन कोई टॉल होता या फिर ड्वार्फ होता। एवरेज वाले लोग नहीं होते। समझ गए बात। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, ये वही हिसाब जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था, मैंने कहा था अगर मान लो आपका एक ही पेपर हो, क्या हो, एक पेपर हो, और तो भाई एक पेपर होगा तो सिंपल सी बात है, आप लोग उस पेपर में जितना कर पाओगे उतना ही नंबर आएंगे आपके। लेकिन अगर मैं कह दूं आपके 10 पेपर हो रहे हैं और उनको कंट्रीब्यूशन करके आपकी परसेंटेज बनेगी, हो सकता है कि आपके 3 पेपर बहुत बेकार जाए, कितने वाले जाएं, 40% में जाएं। लेकिन आपने अगर 4 पेपर कर दिए 100% वाले, तो जो आपका एवरेज रहेगा वो कितना रहेगा, 70-80 के राउंड रहेगा। कंपेयर टू अगर एक ही पेपर होता है तो उसमें या तो आप फेल होते या फिर पास होते, या तो 100% ले आते या फिर 30% ले आते। समझे बात को। एवरेज का मतलब क्या होता है कि ज्यादा पेपर होते हैं तो हमारी ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाती है, एवरेज में रहती है। आपने ऐसा बहुत देखा होगा कि बच्चे के बहुत ज्यादा नंबर है बहुत सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर हो गए, अब उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि एवरेज में आ गया वो। समझ गए। ठीक है बेटा। प्लेयोट्रॉपी का मतलब क्या बताया था मैंने, एक जीन जब एक से ज्यादा फंक्शन करता है। तो अब इसमें बहुत नुकसान रहता है। इसमें क्या रहता है, सोचो एक जीन है हमारी बॉडी में ज्यादा फंक्शन कर रहा है, अब वही आ रहा है म्यूटेशन केस में, यानी कि वो क्या हो जाए, म्यूटेट। अब सोचो उसके एक से ज्यादा फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल इसमें कितना कौन सा दिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, अगर उस केस में आपको पता है, वो तो पता होगा, फिनाइल एलिनिन किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। और जब एक एंजाइम नहीं बनता है, कौन सा, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, अगर वो नहीं बन रहा है तो एक आपका कैरेक्टर डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फिनोटाइपिक जो वेरिएशन होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों कह रहा है we have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait. There are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression.
सच अ जीन इज कॉल्ड अ प्लेयोट्रॉपिक जीन। जब एक से ज्यादा फेनोटाइप दिखाए तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेयोट्रॉपिक जीन। क्या है द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लेयोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस is the effect of a gene on metabolic pathway which contribute to what different phenotype। एग्जांपल आप लोग यहाँ पे बताए, दोनों में एग्जांपल याद रखना। जैसे स्किन कलर और ह्यूमन हाइट क्या है? पॉलीजेनिक। ऐसे यहाँ पे दिया है क्या वाला ये फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये क्या है? प्लेयोट्रॉपी। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, या तो स्टेटमेंट देगा तो ये दे सकता है जो पूरा है पैरा। अगर स्टेटमेंट नहीं दिया उसने तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से। अगले क्या है बेटा? Disease of phenylketonuria which occurs in human, the disease caused by mutation in the gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase। और ये सिंगल जीन म्यूटेशन होता है और कह दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation। इसको अगर आपको समझना है तो ऐसे समझाऊंगा। देखो बच्चे एक बार बताओ मुझे, यहाँ देखो एक डिजीज होती है, अभी हम अगले पढ़ेंगे, हालांकि चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन फ्री में समझ रहा हूं पहले से। आपकी बॉडी में एक एंजाइम बनता है जिसका नाम होता है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या होता है? फिनाइल हल्के से बोला करो, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और ये एंजाइम बनाता है कौन? एक जीन। कौन बनाता है? एक जीन। बेटा आप लोग ये समझो। और ये एंजाइम क्या करता है? ये करता है, हमारे बॉडी में होता है अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन, और ये कन्वर्ट करता है किसमें? टायरोसिन। अच्छा तुमको ये पता है टायरोसिन बहुत ज्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। टायरोसिन अमीनो एसिड से ही बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था टायरोसिन कहाँ यूज पड़ती है, तो कौन से हार्मोन के लिए? एक तो थायरोक्सिन हो गया, वहां यूज पड़ती है, और दूसरा वहां भी पड़ती है जो आपके बनते हैं यार इमरजेंसी हार्मोन, वहां भी टायरोसिन अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। अब आप लोग बताओ, ये इसमें कन्वर्ट कर रहा है इसको। अब बेटा अगर ये एंजाइम जीन म्यूटेट कर जाएगा तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा, अब ये फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट होता है किसमें होता है? फिनाइल पायरुविक एसिड में। किसमें होता है? फिनाइल पायरुवेट में। और फिनाइल पायरुवेट में अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है अब ये एक्यूमुलेट होता है और मेंटली वाली प्रॉब्लम हो गई, हेयर लॉस हो गया, स्किन पिगमेंटेशन हो गया, बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जो होना बंद हो जाते हैं। तो आप लोग बताओ सिंगल जीन म्यूटेशन हुआ और देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। समझ गए? तो प्लेयोट्रॉपी का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि अगर एक जीन म्यूटेशन हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो समझ गई पूरी कहानी। चलो आगे देखते हैं बेटा हम लोग। प्लेयोट्रॉपी तो हो गया, अब आते हैं सेक्स डिटरमिनेशन पे। ये समझाऊं क्या? बताओ भाई, ये खाली होमोगैमेटी बताओ, पढ़ाऊं से? इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, जो मैंने बताया वही आएगा, मतलब वही आएगा जैसे मैंने बताया आपको। वो लिख लिया हमने आराम से। बताओ इसे, बताओ भाई, सबको लिखा हुआ पढ़ लो जरूर, वरना तुम गाँव से पढ़वा रहा था। आ जाओ, देखो कह रहा था मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन हैज ऑलवेज बीन अ पजल बिफोर द जेनेटिक्स। ये पता क्या कह रहे हैं? कह रहे सेक्स डिटरमिनेशन एक पहली थी, पहली क्या समझ रहे हो? जो समझ ना पाए उसे तो पहली। और अगर जेनेटिक्स से नहीं पड़ी तो उसको लगा था पता नहीं क्या होता है कि लड़का हो गया और कभी किसी लड़की हो गई, क्योंकि उस टाइम पे जेनेटिक्स का कोई सीन नहीं था, लोगों को समझ नहीं था। और जिसको जेनेटिक्स आज भी नहीं आती तो उनके लिए ये ड्रामा ही चल रहा है कि तुम्हारा लक बेकार, मतलब जो उन्हें चाहिए होता है वो ना मिले तो क्या कहते हैं? लक बेकार। अबे लक बेकार नहीं था, तो तुम्हारा वो वाला सब चला गया था। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं हमने कौन समझा है? तो अब भाई जिसपे हो रहा है उसके हाथ में भी नहीं चीज है ना। तो आज भी ये क्या है, जो लोग नहीं जानते जेनेटिक्स तो उनके लिए आज भी क्या है, पहली है। ऐसे मैंने बहुत लोग कहते हुए देखे नहीं है, मम्मी पापा दोनों को, बच्चा काला कैसे हो गया, ये किसका बच्चा है, ऐसा लोग कहते हैं ना, हंसी बनाते हैं दूसरे की। तो आपने देखे होंगे, लेकिन वो जेनेटिक्स नहीं जानते हैं। अगर आपसे कोई ऐसा कुछ कहे तो आप कहना आओ इधर बैठो और मैं तुम्हें जेनेटिक्स सिखाता हूँ। मोनो हैबिट का समझाऊंगा, मेंडल का 2 मिनट का खेल है, समझ जाओगे भाई। 2 मिनट समझ सकते हो, थोड़ा आदमी जानने वाला है तो मैं तो 2 मिनट समझा दूंगा उसे आराम से बैठा के कॉपी में कि देखो इस चक्कर से ऐसा हुआ है, सही है। और ज्यादा कहे तो आप गेट पे लगा देना, वो फर्क लिख के नहीं से पढ़ो, ठीक है। फिर बात करना है।
तो बेटा क्या है, दिस इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। और कह रहा है बेटा इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड नंबर ऑफ इंसेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कांसेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। आप लोग बताओ बेटा, एक जब तक कोई क्रोमोसोमल पैटर्न को नहीं समझेगा, जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से क्रोमोसोम ऐसे हैं सेक्स वाले हैं, कौन से हैं ऑटोसोम, तो इस पैटर्न को कैसे समझ पाएगा। अगर मान लो हम लोगों की बात होती है, अगर वो नहीं समझ पाते कि एक्स वाई और एक्स कौन से हैं सेक्स क्रोमोसोम है, चाहे वो पूरे लाइफ टाइम कहते रहते हैं हमें 46 क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं, लेकिन क्या ये पहले सूरज थी कि लड़का लड़की कैसे होते हैं। जब उन्होंने पहचाना कि मेल के पास एक एक्स्ट्रा होता है, इसे बोलते हैं बाई, और जो फीमेल के पास नहीं होता है, तो बाई के जो जीन होते हैं वो लड़के को लड़का बनाते हैं। समझ गए? अब तो आप सिंपल बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक साइंटिस्ट थे, कौन से, हैंकिंग, 1891 की बात है, could trace a specific nuclear structure although spermatogenesis in a few insects and also it observed by him that 50% of the sperm receive this structure after spermatogenesis where the other 50% sperm did not receive it. Hanking gave a name to this structure, क्या बोला उन्होंने, X body। उन्होंने देखा 50% X वाले हैं, 50% X वाले नहीं है, तो उन्हें पता लगा कि कुछ तो यहाँ खेल चल रहा है ऐसा कि जो डिटरमाइन कर रहा है, तो उन्होंने उसको फॉलो किया होगा और समझा होगा कि कैसे ये खेल चल रहा है सब, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, बता नहीं पाए थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ हैंगिंग वाज इन फैक्ट द क्रोमोसोम एंड दैट इज व्हाई इट वाज गिवन द नेम, क्या बोला उसने, एक्स क्रोमोसोम। अच्छा एक बात और है, मेरी बात सुनो, आप लोग को लगता है कि यार इतना देर कैसे लगता है, एक ने समझाया, एक ने बताया, फिर एक ने नाम दिया। बेटा ये स्टार्टिंग का डिस्कवरी होता है, आप लोगों को सब जानते हो, उस टाइम सोचो जब कोई जानता ही नहीं था कि है क्या चल रहा है, आप लोगों को सब लिखा हुआ है तो आप नहीं पढ़ पाते, क्वेश्चन पेपर देते हो, उनके लिए तो कोई लिखा हुआ भी नहीं था, तब भी वो कर पाए सब कुछ, है ना, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अगले देखो, इधर बेटा पढ़ो, कह रहा है इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज द एक्स यूरोटाइप, और बाद में पता लगा ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम ऑटोसोम। तो कह रहा है ऑटोसोम के अलावा एक कौन सा क्रोमोसोम था, एक्स। और बेटा कह रहा है ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयरएज सम डू नॉट, और कुछ के पास ये नहीं था। और कह रहा है बेटा एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, और कह रहा है दोज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल। समझ गए? तो यहाँ पे अगर एक्स है तो वो क्या होगी, फीमेल, और एक्स नहीं है तो क्या होगा, मेल। क्लियर? तो यहाँ समझ में आया था। कह रहा है डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल ड्यू टू द एक्स इन्वॉल्वमेंट एक्स क्रोमोसोम इन द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, इट वाज डिजायर्ड टू बी सेक्स क्रोमोसोम एंड रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम एज ऑटोसोम, और उसके अलावा उनको क्या दिया था नाम, ऑटोसोम। ऑटोसोम वो होते हैं जो हमारी जनरल बॉडी बनाते हैं। आप लोग बताओ भाई, मेल है एक फीमेल है, क्या सबके कैरेक्टर सेम नहीं है लगभग? भाई इंटरनल ऑर्गन सबके सेम है, सबके पास हार्ट है, सबके पास किडनी है, सबके पास एलिमेंट्री कैनाल है, सबके पास लीवर है, सबके पास ब्रेन है, सबके पास आंखें हैं, तो फिर क्या डिफरेंस है? खाली मेल को मेल कौन बना रहा है, फीमेल को फीमेल कौन बना रही है, और वही है सेक्स क्रोमोसोम ही बनाते हैं। कह रहा है एंड रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम एज ऑटोसोम। कह रहा है ग्रासहोफर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स जीनोटाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन व्हिच द मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, और कह रहा है वेयर एज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। समझ गए? तो यहाँ पे मेल के पास क्या होगा, एक एक्स होगा, फीमेल के पास क्या होंगे, पेयर ऑफ एक्स होंगे, यानी कि एक्स एक्स होगा। तो यहाँ भी क्या दिखा रहा है, ये मेल हेटेरोगैमेटी। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है these observation lead to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination in a number of other insect and mammals including man। अभी मैं बताऊं क्या, सब मैंने बताया डिटेल में। एक्स वाई टाइप होता है मैन के पास, इसके बाद ड्रोसोफिला के पास कौन सा होता है, नहीं, एक्स वाई एक्स एक्स, सही है। अबे ह्यूमन ने किया था एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे, सही है। और दूसरा ग्रासहोफर कौन सा होता है, एक्स जीरो एक्स एक्स है। ठीक है, चलो ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है सब कुछ, आप लोग जल्दी जल्दी ऐसा करो, यहाँ तक पढ़ो और मुझे बताओ, फिर और जल्दी पढ़ो, मैं पानी नहीं तक, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जल्दी थोड़ा हो सके
सिंपल से करोगे तो उसमें क्या टाइम लगा? ज़्यादा ठंडा है, गला ठीक रहेगा। अब बेटा इसके बाद कौन सा है? ह्यूमन का है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। ह्यूमन वाले में आपको क्या डाउट करता हूँ, और ये वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि मैं ये पढ़ा दूंगा, यहाँ तक आप लोग पढ़ो दीजिए जल्दी जल्दी। कोई भी अगर आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। कर लिया? अबे कुछ तो अपने आप ही कर लिया ब्रो। ये मैं बहुत आसान काम दे रहा हूँ जो मुझे पढ़ाते हुए समझ लग रही है। पता है वो मैंने बहुत अच्छे समझा दिया आपको, एक्स कितने होते हैं, वाई कितने होते हैं, किसके पास क्या होता है, इसलिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखो। मैंने क्या होता है मेल और फीमेल का अगर बात करें तो मेल के पास क्या होती है हेटेरोगैमेटी, एक्स वाई होता है मेल के पास और एक्स होता है फीमेल के पास। हमारे पास 44 होते हैं ऑटोसोम। अगर मेल का हैप्लॉइड सेल बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। फीमेल का बनेगा तो क्या बनेगा? 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। अब आपको बताया वाई वाला जाएगा तो क्या होगा? फीमेल, और एक्स वाला जाएगा तो क्या होगा? मेल। वो सॉरी एक्स वाला जाएगा तो फीमेल और वाई वाला जाएगा तो मेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब लिखा है। और ध्यान रखना बेटा 50% होते हैं एक्स वाले, 50% होते हैं वाई वाले। ऐसा नहीं होता है कि 80% होगा वाई वाले, 30% हो जाएगा एक्स वाले। क्योंकि गधो अगर एक डिप्लॉइड सेल है और जब उससे हैप्लॉइड बनेगी तो 100% 50% होगा, क्योंकि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। अच्छा यहीं से तो हमें पता लगता है कि हमारे पेयर का एक क्रोमोसोम एक के पास और एक क्रोमोसोम एक के पास। क्लियर? चलो पढ़ लो यहाँ। फिर हनी बी का मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। और जो अच्छे एब्सेंट है सभी घर में फोन करना पड़ेगा ना एक बार। एब्सेंट है घर में फोन करना पड़ेगा ना।
बेटा ये बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को कुछ पूछ सकता है जो भी यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी वही है, वन साइड और टू साइड, यानी कि डिप्लोहाइब्रिड मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, फीमेल के बाद होते हैं 32, मेल के बाद होते हैं 16। गैमेट बनेगा तो यहाँ मिलस हुआ है देखो 16, और यहाँ गैमेट बनेगा तो क्या होगा, माइटोसिस। अगर ये फर्टिलाइज नहीं कर रहा है तो मेल, और अगर फर्टिलाइज करता तो फीमेल। समझ गए? यहाँ 32 दिखा रहा है, ये फीमेल दिखा रहा है 32, तो ये 16 ये वाले होंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा, वो आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, मैं आपको पूरा फिल्म समझा दे रहा हूँ म्यूटेशन की। एक बार बकाया आपको बहुत अच्छे समझ में कब आएगा, जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ लोगे इसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां आप समझ लोगे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन कैसे करता है, तो पूरा खेल अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन हालांकि एक टॉपिक यहाँ दिया है तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो आप लोग बेटा एक बात समझो, एक टर्म है यहाँ पे म्यूटेशन। ये क्या है? क्योंकि मैंने म्यूटेशन का नाम बहुत बार लिया है ना, म्यूटेशन में फायदा भी होता है। एवोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। म्यूटेशन से हमें डिजीज भी हो जाती है। दूसरा मैंने कहा था कि जेनेटिक मटेरियल वो होना चाहिए जो क्या करता हो, म्यूटेट करता हो, और जिससे क्या हो, एवोल्यूशन हो। और ये भी मैंने आपको बताया है। अब समझते हैं म्यूटेशन आखिर है क्या। ये क्या, मैं बार बार नाम लेता हूँ म्यूटेशन का, समझो आप लोग एक बार। देखो होता क्या है बेटा, अब ध्यान समझ रहे, देखो सब बच्चे, मान लो एक सेल है, सेल है, और आपको होता है सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस। ये क्या है? अच्छा, हमें प्रोटीन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो न्यूक्लियस होना चाहिए, दूसरा राइबोसोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मैं दो चीजों की बात करूंगा खाली, ये राइबोसोम बना दे रहा हूं, और ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, राइबोसोम। देखो होता क्या है बेटा, एक्चुअली देखो एक ये तो आपको पता है हमारा पूरा बॉडी प्रोटीन बनता है, पूरा बॉडी ही प्रोटीन से बना हुआ है। तो हमें तो प्रोटीन बनाना है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा प्रोटीन बनेगा और कौन सा आपके अंदर नहीं बनेगा? देखो सुनो, अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग ये जानते हो प्रोटीन क्या होती है? वो तो आप पढ़ चुके हो बायोमोलिक्यूल्स में। प्रोटीन होती है चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ये तो पता है आपको। और अमाइनो एसिड कहाँ पे है? वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। और कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ ये 20 टाइप के क्या हैं, अमाइनो एसिड। बेटा एक बार ध्यान समझ लो, बातें मत करो, पिट जाओगे आप लोग। अब ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड है, और मुझे 20 टाइप के अमाइनो एसिड से दुनिया की इतनी प्रोटीन बननी है, सारी बनानी है, बन जाएंगे आराम से। क्योंकि मैंने कहा था प्रोटीन का मतलब होता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड। चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। क्या बोलते हैं? अभी चेन जो बात कर रहा हूं मैं, चेन को कौन डिसाइड करेगा कि किस सीक्वेंस में कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा? तो वो डिसाइड करता है हमारे डीएनए का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस। आया समझ में आपको? जैसे मान लो मैंने आपको सिंपल सा क्या बताया था, मैंने कहा था हमारे 26 लेटर होते हैं, और दुनिया के नाम लिखे हुए हैं 26 लेटर से हैं, चाहे पेन हो, बुक हो, सही है, चाहे किसी का नाम हो, चाहे स्कूल का नाम हो, कुछ भी हो, है तो 26 लेटर से। डिफरेंस किसका है? बस खाली लेटर को हमने कॉम्बिनेशन ज्यादा कर दिया है। जैसे पेन है तो PEN लिख दिया, एलिफेंट लिखना है तो ये हम पहले ले आए। ठीक है, कर तो 26 लेटर है, ऐसे ही यहाँ पे हमें 20 अमाइनो एसिड यूज करने हैं, बस सीक्वेंस हमें ज्यादा करना है खाली बस। और इस सीक्वेंस को डिसाइड कौन करेगा? डीएनए। कैसे? देखो ये डीएनए है, ध्यान समझना। आपको पता है डीएनए पे नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, इसके साथ में आपको पता है एडेनिन के साथ थाइमिन लगता है, इसके बाद एडेनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, जी के साथ सी के साथ जी, टी के साथ ए, जी के साथ सी के साथ जी, और टी के साथ ए। ये लग गया। ऐसे बेटा 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस होते हैं हमारे डीएनए में। 3 बिलियन, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियन की बात कर रहा हूँ। 1 बिलियन होते हैं 1000 मिलियन, समझ रहे हो? अब होता क्या है, ये डीएनए है। डीएनए से आपको एक नाम सुना होगा आपने, आरएनए, और उसे बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोल रहे हैं हम?
ये डीएनए पता क्या करता है, इस एमआरएनए को कोड करके लेके आता है, मतलब इसके एक स्टैंड को कोड कर लाएगा और ये एमआरएनए का सीक्वेंस, मतलब इसका सीक्वेंस ये ले आएगा। ये वही सा हो गया कि मैं अपना फोन नंबर किसी को कागज पे लिख के दे दूं, तो है तो मेरा ही फोन का नंबर, लेकिन मैंने किसी दूसरे को दे दिया है। तो यहाँ पे एमआरएनए का जैसे थाइमिन है, तो एमआरएनए के पास क्या होगा, एडेनिन। सही है, ये सीक्वेंस को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट करके ले आया, कोडिंग करके ले आया, समझ लो आपको। जैसे यूरेसिल थाइमिन नहीं हुआ है, पहले यूरेसिल हुआ, ठीक है। तो जैसे AGCUAT किसकी कोड लेके आया, इसकी कोड, जैसा डीएनए वैसा ही एमआरएनए। अब सुनो बेटा, ये तीन मिलके कोडॉन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोडॉन। ध्यान रखना आप लोग, मैंने क्या बोला, तीन नाइट्रोजनस बेस मिलके क्या बनाते हैं, एक कोडॉन। और एक कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होता है। मतलब मान लो आप लोग, जैसे एक अमाइनो एसिड का नाम मिथ्योनिन है, अगर मिथ्योनिन को AUG कोडॉन कोड कर रहा है, तो मिथ्योनिन को खाली AUG ही करेगा, दूसरा कोई कोडॉन कोड नहीं कर सकता, समझे। हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन AUG सीक्वेंस में आएगा तो हमेशा मिथ्योनिन ही कोड होगा, दूसरा अमाइनो एसिड नहीं होगा। अब आप लोग बताओ, ये हमारे राइबोसोम के पास आया, आपको बताइए यहाँ पे आगे इसकी सीक्वेंस रीड करी जाती है, और यहाँ tRNA होता है, क्या होता है, जैसा कोडॉन यहाँ लेके आएगा वैसे एंटीकोडॉन ठीक जानने बनाता है। खेल बहुत बड़ा है, मैं आपको सेकंड चैप्टर सुनाऊंगा इसीलिए। और tRNA दिखता है कौन सा अमीनो एसिड आना है, और वैसी चेन बन जाती है। अब आप लोग बताओ, ये डिसाइड किसने किया, इस सीक्वेंस ने। तभी तो मैं कहता हूँ हमेशा कि आपके डीएनए का जो सीक्वेंस होगा, आपके अंदर वैसे ही प्रोटीन बनेंगे। अभी भी अगर आपको ये पढ़ने नहीं पड़ा तो टेंशन मत लेना, ये 10 मिनट की बात नहीं है, ये 10 दिन की बात है। हम पूरे चैप्टर पढ़ेंगे इसका, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ अभी भी। यहाँ देखो, अब ये चैन यहाँ बन गई, ये किसकी चैन है, अमाइनो एसिड की। अब आप लोग बताओ बेटा यहाँ पे कि ये जो चैन है अमाइनो एसिड की, ये चैन में कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, वो किसने डिसाइड किया था, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में। अब दूसरी बात सुनो, पहले मैं आपको थोड़ा सा कोडॉन का बता दूं, कोडॉन क्या है। कोडॉन क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। पहली बात, तीन नाइट्रोजन बेस से बनते हैं। दूसरा, जो कोडॉन जिस अमीनो एसिड कोड कर रहा है वो उसी को करेगा, जिंदगी में दूसरे नहीं कर सकता। जैसे AUG है, मान लो ये मिथ्योनिन कोड करेगा, तो ये मिथ्योनिन को ही करेगा, किसी दूसरे अमीनो एसिड कोड। ये समझ गए आप लोग। जैसे मान लो अगर आप लोग कोई फोन है और अगर उसका नंबर लगाओगे तो जो नंबर डायल करोगे वही फोन बोलेगा। भाई अगर आपने मान लिया मेरा नंबर डायल किया तो मेरा ही फोन बोलेगा, दूसरा ना बोलेगा। अब सोचो अगर मैं एक नंबर चेंज कर दूं, मैं क्या कर दूं, थाइमिन की वो सॉरी, जैसे मेरे नंबर में लास्ट में 9 आता, ठीक है, अब मैं 8 कर दूं, क्या मेरा फोन बोलेगा, नहीं, फिर किसी दूसरे का फोन बोलेगा। समझ गए। ये आपको पता है एक टाइम पे मैंने सुना था, आपको पता है पहले एक सिम आई थी, बहुत नई आई थी, यूनिनॉर था, क्या था, आपने नाम सुना क्या यूनिनॉर का, सुना होगा ना। तो वो ऐसा मानते थे कि यूनिनॉर की सिम कौन खरीदता है, वो वाले लोग खरीदते हैं, जो आशिक बोलते हैं वो। तो मेरे घंटों बात करनी है ना, उस टाइम पे ये फ्री बात करना बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि आपको पता है उससे पहले रुपए जाते थे, 1 रुपए 1 मिनट का, पता है आपको, वोडाफोन वगैरह में। लेकिन नया जियो आया नहीं था, तो उससे पहले आया था यूनिनॉर सिम। अगर यूनिनॉर टू यूनिनॉर बात करोगे तो फ्री होगी, बगैर रुपए जाएंगे। ऐसा एक स्कीम आया था, आपको पता होगा सर। यूनिनॉर टू यूनिनॉर फ्री, बकाया आपको क्या करना पड़ता था, रुपए कटते थे। अब सुनो, तो आप क्या करते थे, जो जोड़ीदार लोग हैं उधर भी कर दिया यूनिनॉर खरीद दो, और इधर भी खरीद दिया, दिक्कत था रुपए वाली की रिचार्ज करवाना पड़ेगा। और उस यूनिनॉर के नंबर बड़े स्पेसिफिक थे कि ये नंबर डालोगे, कुछ ऐसा था हाँ ना, एक कोड था कि ये वाला नंबर डालोगे तो यूनिनॉर पे जाएगा। तो मैंने ऐसा करते हुए देखा था। तो वो पता क्या करते थे लड़के, रैंडम ऐसे नंबर लगा रहे हैं, और नंबर लगा, उठाया किसी लड़के ने तो काट दिया, अरे भैया सॉरी नंबर गलत कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसे रैंडम लगाया, उठा लिया किसी लड़की ने, तो बातें करने लगे, करते थे। तो ये समझ रहे हो लोग क्या चल रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप रैंडम का मतलब है एक लेटर अगर हटा दोगे तो ऐसे ही यहाँ पे। अब म्यूटेशन क्या है वो सुन लो आप लोग। बेटा मान लो आप लोग
AUG इसको कर रहा है, मिथुन नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं एक नाइट्रोजन बेस को पूरा हटा दूं या जोड़ दूं, तब भी यहां बताओ कोडॉन चेंज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अगर मैं यहां से ये 3 का कोडॉन है और मैं G हटा दूं तो कोडॉन बचेगा ये क्या? ATC हो जाएगा, मतलब दूसरा हो जाएगा, दूसरा कोडॉन बनेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपने देखा है कभी कभी क्रिकेट होता है तो वहां एक खिलाड़ी क्या हो रहा है, चोट हो जाता है, और चोटी वाला खिलाड़ी हो गया तो वहां पता है उस जगह पे दूसरा रह जाता है। तो अगर आप लोग बताओ यहाँ पे जैसे यहाँ AGC है, मान लो ये हिस्टाडीन कोड कर रहा है, किस कर रहा है? अब मैं G की जगह बेटा क्या लिख दूं, यहाँ C ले आऊं, तो अब कोडॉन क्या हो गया? ACC। और बेटा कभी भी इसी हिस्टाडीन कोड नहीं करेगा, हो सकता है ट्रिप्टोफैन कर रहा हो। अब आप लोग बताओ अगर अमीनो एसिड में से एक अमीनो चेंज हो गया तो क्या पूरा प्रोटीन चेंज नहीं हो गया? और यही तो होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सिंपल भाषा में, जब हमारे जेनेटिक मटेरियल से कोई भी नाइट्रोजनस बेस मैनिपुलेट हो जाए, चेंज हो जाए, तब हमारा जीनोटाइप चेंज होता है। और जब किसी का जीनोटाइप चेंज होता है तो उसका क्या होता है? फेनोटाइप। समझ गए? तो सिंपल भाषा में बोल सकता हूं कि जो हमारा म्यूटेशन होता है, हालांकि इतना डिटेल में बताना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैंने थोड़ा आप समझ जाओ, लेकिन कुल करके ये बात करना है। म्यूटेशन मैंने कहा दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट। एक कौन सा होता है? और दूसरे वाले को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब सब्स्टिट्यूट हो, मतलब जैसे एडिन जगह थाइमिन आ जाए, थाइमिन जगह, लेकिन रहेंगे उतने ही। हालांकि पॉइंट म्यूटेशन में दिक्कत कम होती है क्योंकि खाली एक कोडॉन से जुड़ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट का मतलब होता है जहां पे वो सब्स्टिट्यूशन क्या हो, सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हो? जैसे एडिन की जगह क्या आ जाए? गुआनिन मान लो, तो चेंज आ रहा है, खाली सब्स्टिट्यूट हो रहा है, नंबर उतना ही रह रहा है, तो यहाँ पे एक कोडॉन चेंज हो रहा है, तो हमने बोल दिया पॉइंट। फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। समझे आप लोग? और यहाँ क्या होता है फ्रेम शिफ्ट में? या तो ऐड हो या फिर डिलीट हो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या होता है? एडिशन या फिर डिलीशन, अगर ये हो ऑफ नाइट्रोजनस बेस, तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे नंबर कम ज्यादा होगा, यहाँ पे रहेगा सेम। तो ये तुम्हारा टॉपिक था म्यूटेशन। समझो? क्लियर हुआ? इसे मैं कल आपको, भागो मत सुन लो पहले, ये म्यूटेशन मैं आपको कल समझाऊंगा। और इसके बाद हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस, और फिर पढ़ेंगे डिसऑर्डर के बारे में जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये कल थोड़ा बहुत चैप्टर बचेगा, वरना कल हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर। कौन सा पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर। ठीक। अरे मैं नहीं हूँ हम सबसे यही सोच रहे अरे हैं मेरे को बस फिनाइल एल्यूमिन बोलते हैं, जल्दी से बोलते हो, समझ नहीं आता किसने बोला क्या फिनाइल एल्यूमिन, मतलब
हाइड्रोफिलिक। हाँ बहुत तेजी वाला हाँ वो एल वाला। तो कह रहे हैं ऐसे क्यों, इसमें क्या है? ये देखो, ये सब समझ आ गया होगा।